हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर आपको थर्ड क्लास से 10th क्लास तक साइंस की वीडियोस और 11th 12th के लिए फ़िज़िक्स की वीडियोस मिलती हैं। तो आप रेगुलरली इन वीडियोस का अपडेट लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास नंबर 7th, चैप्टर नंबर 2, जो अपना आधा चैप्टर रहता है उसको कंप्लीट करेंगे। देखो, जिस चैप्टर को हमने आधा किया है उसका एक बार रिवाइज करते हैं। उसका नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि भाई किसी जीव के पास भोजन उपलब्ध है, उसके पास भोजन प्रेजेंट है और उस भोजन को उसने अपने शरीर के अंदर लिया, खाया है। खाने के बाद उससे जो एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को लेने की प्रोसेस क्या है, वो सब न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। वो चीज़ें हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हमने जाना था कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसमें आए थे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। अब ये कंपोनेंट्स एक कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, डायरेक्ट इनसे हम एनर्जी नहीं ले सकते। तो इनको सिंपल में बनाने के लिए कुछ प्रोसेसेस अपने शरीर में होती हैं जो हमें स्टडी करनी है। और कॉम्प्लेक्स नेचर से यानी कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कंपोनेंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक कंपोनेंट है, दैट इज़ ए कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। इट्स सिंपल कंपोनेंट इज़ ग्लूकोज, यानी कि ये ग्लूकोज में टूट जाएगा। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, ये अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा। तो और फैट है, जैसे वो फैटी एसिड्स में टूटेंगे। तो ये सब प्रोसेस हमें पढ़नी है कि ये किस हिस्से में जाकर टूटेंगी। इसके लिए हमने ह्यूमन डाइजेशन शुरू किया था। ह्यूमन डाइजेशन में सबसे पहले हमने एलिमेंट्री कनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। उसमें सबसे पहला जो पार्ट था, कंपोनेंट था, वो था बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर हमने दो चीज़ों की स्टडी की थी। नंबर 1 अपने टीथ और नंबर 2 अपनी टंग। दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ा हमने। दांत 4 प्रकार के थे, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। टंग क्या है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके फंक्शन हमने पढ़े थे कि इसके ऊपर टेस्ट बड होते हैं। टंग के ऊपर टेस्ट बड होते हैं, ये भोजन को टेस्ट करने में यूज़ होती है। ये सलाइवा को मिक्स करती है, सलाइवा इन फूड। फिर ये सलाइवा क्या करती है? ब्रेक स्टार्च इनटू, स्टार्च को ये शुगर में तोड़ देती है, स्टार्च इनटू शुगर। ये हमने कुछ टंग के फंक्शन पढ़े थे। नंबर 2 आया था, तो ये चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। इससे आगे फूड पहुंचता है फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो अपनी चेस्ट के साथ साथ है स्टमक तक जाती है। स्टमक के अंदर हमने पढ़ा। अच्छा, दूसरा है फूड पाइप और तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज स्टमक। स्टमक के अंदर 3 जूस सीक्रेट होते हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 मुकोस, नंबर 3 कुछ एक डाइजेस्टिव जूस है। इसके अंदर एक एंजाइम भी निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम, हमने पढ़ा था। पेप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन पर काम करता है। तो इतना हम स्टडी कर चुके थे। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। अब इसके बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो एक बार मैं इनके काम बता देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा इस डाइजेस्टिव जूस को, ताकि भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? जो फूड के साथ जम्स आ गए, बैक्टीरियाज आ गए हैं, उनको किल करने में काम करेगा। नंबर 2 मुकुस क्या करेगा? मुकुस अपने स्टमक की इनर लाइनिंग को सेफ रखेगा। यानी कि अगर आपने भोजन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ खा ली है जो स्टमक के लिए सही नहीं है, तो उसको ख़त्म करेगा मुकुस। और ये तो हमने देख लिया डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, ये भोजन को डाइजेस्ट करेंगे।
तो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी करेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, ये लगभग 7.5 मीटर 7.5 मीटर्स इसकी लेंथ होती है। इसके अंदर कौन कौन से जूस निकलते हैं, किस ऑर्गन से ये सिक्रीशन लेती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये नोट्स जो आप कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं बिल्कुल। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है 7.5 मीटर्स। इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। ये स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पेनक्रियाज से सिक्रीशन रिसीव करती है। मतलब कि जो लीवर और पेनक्रियाज ग्लैंड अपने द्वारा सिक्रीट करेंगी, जो जूस निकालेंगी, उनको ये स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करेगी। इसके अंदर आएंगे। एक्चुअली फूड लीवर और पेनक्रियाज में नहीं जाएगा, तो इनको हम एसोसिएट ग्लैंड बोलेंगे। और ये एसोसिएट ग्लैंड इसमें अपना योगदान देंगी। देखो, लीवर के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले लीवर क्या है? ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, लाल भूरे रंग की ये ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी की, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये कौन सा जूस सिक्रीट करती है? बाइल नाम का जूस सिक्रीट करती है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ये आपको फैक्ट हैं, ऐसे याद करने हैं और डायग्राम्स देख के अच्छे से समझ में आएंगे। ये बाइल जूस निकालती है और ये जूस गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा, किसको तोड़ेगा? वो फैट के ऊपर काम करेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि स्टमक वाला डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन के ऊपर काम करता था, तो ऐसे ही बाइल जूस फैट के ऊपर काम करेगा। ये है कहाँ पर? सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन राइट साइड। यानी कि आप जहाँ से रिब्स ख़त्म होंगी उसके डायरेक्ट नीचे राइट साइड में आपका लीवर है और लेफ़्ट साइड में स्टमक है। स्टमक के नीचे फिर पेनक्रियाज आता है और पेनक्रियाज और लीवर इनके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये पेनक्रियाज जो क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, ये बिल्कुल स्टमक के नीचे सिचुएटेड है। देखो, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। ये पेनक्रियाटिक जूस किस पर काम करता है? ये जूसों के काम हमें स्टडी करने। किस कंपोनेंट को तोड़ेगा? ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों कंपोनेंट्स को ये डाइजेस्ट करने में अपना योगदान देगा। तो इसलिए हम इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस इसको बोला जाता है। किसको? इस पेनक्रियाटिक जूस को। पेनक्रियाज से निकलता है ये। और पेनक्रियाज कहाँ पर है? स्टमक के बिल्कुल नीचे है। अब देखो, इंटेस्टाइन की बात आई है। इन लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस इज सिक्रेटेड। अब इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जो डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है। इसके बाद डाइजेशन नहीं होगा। अब देखो कौन सी चीज़ किस में टूटेगी, यहाँ लिखे हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक इनटू शुगर। शुगर किसकी फॉर्म है? ग्लूकोज की ही फॉर्म है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ये टूट जाएगी। ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपको क्लास नंबर 12th में आपको स्टडी करने हैं। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड्स के अंदर, फिर ये एनर्जी देने का काम करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो और प्रोसेसेस होती हैं वो देखो। विलाई क्या होती हैं? द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स इन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई। अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट में, इनर वॉल्स पर कुछ फिंगर जैसी स्ट्रक्चर से उभरी हुई हैं, उनको विलाई बोलते हैं। एक सिंगल को विलस बोलेंगे। देखो, एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस होती है। इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ पासिंग द डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। यानी कि इंटेस्टाइन की दीवार में जो विलाई हैं, विलाई कनेक्टेड हैं फिर ब्लड वेसल्स के साथ है। अब ये विलाई काम करेंगी फूड को एब्जॉर्ब करने का। वहाँ से फिर ये फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स के साथ मिलेगा और ब्लड के साथ मिलकर ये सेल्स में जाएगा। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये सिर्फ एब्जॉर्ब करने तक की प्रोसेस है। आगे की प्रोसेस का नाम भी अलग होगा,
देखो विलाई का रोल क्या है इंटेस्टाइन में। These increase the surface area for absorption of digested food। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए अगर एक सपाट सीधा एरिया होगा तो वो कम होगा, और उसके ऊपर कुछ आउटग्रोथ्स हैं तो इससे वो एरिया बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड उसके अंदर एब्जॉर्ब हो पाएगा। नंबर सेकंड, मैं दूसरी प्रोसेस बता रहा था तुम्हें एब्जॉर्प्शन से अलग, यही वो है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड। जहाँ पर इन्हें यूज होना है, ये जो टूटी गई सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड्स, जहाँ इनका यूज होना है सेल्स के अंदर, सेल के अंदर जाकर ही ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। वहाँ तक की मूवमेंट को बोलते हैं एसिमिलेशन। इट इज़ द मूवमेंट, तो ये एक मूवमेंट है ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड। जहाँ इन्हें यूज होना, किन को यूज होना है, जो भी हमने डाइजेस्ट फूड किया है उसको यूज होना है। देखो क्या यूज होगा, अमीनो एसिड का क्या यूज है, नए प्रोटीन्स बनाने में इसका यूज होगा। ग्लूकोज का यूज किस में होगा, रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन एक कंप्लीट चैप्टर 7th इसी क्लास में हम पढ़ेंगे आगे चलकर, तो उसमें आगे डिस्कस करेंगे हम। सेल्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सेल्स अपने शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि एक दीवार बनाने में बिल्डिंग ब्लॉक ईंट काम करती है, वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर सेल है। जो काम अपनी बॉडी करेगी वही सारे काम सेल करेगी। सेल सांस भी लेगी, यानी कि गैसेज एक्सचेंज भी करेगी, ये फिर भोजन भी करेगी, फूड भी खाएगी, और ये एक्सक्रीशन भी करेगी। ये इसके अंदर एनर्जी बनाने की माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो वो सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। देखो रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ लिख रखा है कि ब्रेक्स डाउन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज इन एनर्जी। तो रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। हम भोजन करते हैं, उसके बाद सेल्स तक भोजन जाता है डाइजेस्ट होके, तब जाके एनर्जी मिलती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी निकलते हैं। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ब्लड में मिलाकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाकर वापस छोड़ दिया जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे सांस द्वारा बाहर निकलती है। तो ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। आगे है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। तो सबसे पहले देखो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर है। क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, वो 7.5 की थी, ये 1.5 मीटर की है। लेकिन ये वाइडर है, वाइडर का मतलब ये चौड़ी है उससे, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। देखो द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जो बिना पचा हुआ और बिना एब्जॉर्ब किया हुआ भोजन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन उसका क्या करेगी, उसके अंदर जो पानी बच गया है, जो साल्ट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। यही इसका एक फंक्शन है बड़ी आंत का। फिर ये वाटर और साल्ट एब्जॉर्ब होने के बाद जो सेमी सॉलिड फेसेस बचेंगे, सेमी सॉलिड मटेरियल बचेगा, ये रेक्टम में जाएगा और फिर एनएस के थ्रू इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट होने के साथ साथ अगर हमारे शरीर में रहेगा तो डेंजरस भी है, ये खतरनाक भी है। फिर जैसे हमने शुरू में एक प्रोसेस पढ़ी थी इंजेशन, कि ये भोजन को अपने शरीर में लेने की प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। सेम प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को ईजेशन बोलते हैं। वो इंजेशन थी, ये ईजेशन है, तो इसका नाम रखा गया ईजेशन। तो यहाँ कंप्लीट होता है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, मानव के शरीर का डाइजेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर। देखो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में क्या होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन किस प्रकार होता है, कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखो रूमिन के बारे में स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा कि गाय, भैंस या हिरण ये जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करके और बैठ के आराम से फिर चिविंग करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, जुगाली करते हैं। तो ये जो शुरू में भोजन करते हैं वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है और एक स्टमक के ही पार्ट में जाकर स्टोर हो जाता है, उसका नाम है रूमिन।
द पार्ट ऑफ स्टमक इन विच पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड। जिस हिस्से में ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टोर होगा उस पार्ट का नाम है रूमिन। और वो भोजन जो पार्शियली डाइजेस्टेड है उसका नाम है कड। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन रूमिन इज कॉल्ड कड। CUD कड आपको याद करना है। फिर देखो रूमिनेशन क्या है। अब वो कड को ये थोड़े थोड़े स्मॉल लम्स में वापस लेकर आएंगे माउथ में और उसको चीव करेंगे। द प्रोसेस ऑफ चीविंग द कड विच रिटर्न्स टू माउथ इन स्मॉल लम्प्स इज कॉल्ड रूमिनेशन और कडिंग। इसको रूमिनेशन या कडिंग बोलते हैं। किसको बोलेंगे, देखो सबसे पहले इसने जल्दी जल्दी भोजन कर लिया है, वो आधा सा डाइजेस्ट होके एक पार्ट में स्टोर हो गया, उस आधे डाइजेस्ट हुए भोजन को बोलते हैं कड, और जिस पार्ट में स्टोर हुआ है उस पार्ट को रूमिन बोलते हैं। फिर ये थोड़ा थोड़ा वापस लाते हैं मुँह माउथ के अंदर और उसको चबाते रहते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। और जिन जानवरों के अंदर ये रूमिनेशन होती है उन जानवरों को बोलते हैं रूमिनेंट्स, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। अब देखो थोड़ी सी बात घास की कर लेते हैं। घास के अंदर क्या होता है, घास से सेलुलोज में रिच होता है, ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अब तक हमने 2 टाइप स्टडी की थी, स्टार्च और शुगर, तो तीसरी टाइप है सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं, उनके रूमिन में पाए जाते हैं। गाय भैंस, कुछ कैटल हैं, भेड़ बकरी हैं, इनके रूमिन वाले हिस्से में पाए जाएंगे बैक्टीरिया। और जैसे खरगोश है, घोड़ा है, इनमें एक अलग ही पार्ट होता है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया हैं। ह्यूमन के अंदर ये बैक्टीरियाज नहीं होते, तो इसलिए सेलुलोज वाली चीज़ें जैसे कि घास है वो मानव के अंदर डाइजेस्ट नहीं होंगी। एक पार्ट है सीकम। सीकम इट इज ए सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग जैसी संरचना है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, रैबिट, खरगोश और घोड़े जैसे जानवरों में पाई जाती हैं, जो तेज़ दौड़ने वाले जानवर होते हैं। और ये किन किन के बीच में है, ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होती है। ओसोफेगस जो उनकी फूड पाइप है और छोटी आंत है, उनके बीच में ये संरचना है जिसका नाम है सीकम। इस सीकम के अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्ट करने में इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में अपनी हेल्प करते हैं। सेलुलोज ऑफ फूड डाइजेस्टेड हेयर, यहाँ पर सेलुलोज डाइजेस्ट की जाती है फूड की जो ये घास खाते हैं उनकी। अब तक हमने स्टडी किया जो बड़े जानवर हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, रूमिन पढ़ा, रूमिनेशन पढ़ा, सीकम पढ़ा। अब जो बहुत ही छोटे जीव हैं जो कि यूनिसेलुलर जीव हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, जो सीधे सीधे आँखों से दिखते भी नहीं हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें अमीबा की स्टडी हम करेंगे। अमीबा क्या है, इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, एक तालाब के पानी में पाया जाता है। माइक्रोस्कोप लेकर हम उसको देख सकते हैं। आगे मैंने उसकी एक संरचना भी बनाई हुई है, उसको भी देखेंगे। तो ऐसा जीव जो बहुत ही छोटा जीव है वो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, दिखेगा माइक्रोस्कोप से। ये छोटी चीज़ों को देखने का एक डिवाइस होता है माइक्रोस्कोप। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सी द वेरी स्मॉल थिंग्स। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अमीबा के, देखो इट कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप एंड पोजीशन। इतना छोटा होने के बावजूद भी ये अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया, इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उंगलियों जैसी कुछ संरचना होती हैं जो बाहर की तरफ निकली हुई हैं, उनको सूडोपोडिया बोलते हैं या फिर फॉल्स फीट बोलते हैं। एक्चुअल में पैर नहीं हैं, कुछ पैर जैसी संरचना है वो। देखो सूडोपोडिया का काम क्या है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया अमीबा मूव एंड कैप्चर फूड। ये दोनों काम, उसका चलना और फूड को कैप्चर करना, ये इन सूडोपोडिया की मदद से होता है। तो देखो ये जो बाहर निकली हुई संरचना है ये एक सूडोपोडिया है, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, बहुत सारे ऐसे ये बना सकता है अपनी मर्जी से। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है तो एक ही न्यूक्लियस होगा। हर सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है। इंसान के पास बहुत ही अरबों खरबों सेल होती हैं, तो इतने ही न्यूक्लियस होते हैं। ये कुछ फूड वैक्यूल्स हैं, फूड इन्हीं के अंदर जाएगा और फिर यहाँ से वो बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। फूड इज ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर ये ट्रैप होगा।
इन फूड वैक्यूल डाइजेस्टेड जूस इज सिक्रेटेड एंड फूड इट इज डाइजेस्टेड। सिंपल सी प्रोसेस होती है, इन्हीं के अंदर जूस निकलेगा और फूड को डाइजेस्ट कर देगा। देखो, भोजन ग्रहण करने की, फूड को कैप्चर करने की मैं एक बार प्रोसेस यहाँ पर बना देता हूँ। मान ले कि ये एक अमीबा, कुछ भी शेप हो सकती है, एक इरेगुलर शेप होती है। मान ले इसको यहाँ पर एक भोजन का, फूड का टुकड़ा दिख गया, फूड, ये इसका न्यूक्लियस है यहाँ पर। तो ये इसको देखकर अपनी शेप चेंज कर लेगा, ये ऐसी शेप ले आएगा कि इस फूड को ये कवर कर दे, यहाँ पर ले आएगा। अगली बार में ये इसको अपने शरीर के अंदर ही ले जाएगा। देखो, इस प्रकार की बहुत ही नुकीली सी संरचना बना देगा। ये फूड यहाँ पर पहुँच गया है। इसके बाद ये फूड अगली बार अंदर जाएगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। इसके बाद फिर डाइजेस्ट होगा दूसरे वैक्यूल में, और फिर ये एक्सक्रीट कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। ये प्रोसेस होती है कैप्चरिंग में और फूड डाइजेस्ट करने में। तो ये पढ़ा हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई है। तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि फाइबर टू फैब्रिक होगा। थैंक यू वेरी मच।